हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स क्लास 12 के चैप्टर नंबर 10 है। इस 10वां चैप्टर से हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न से पढ़ने वाले हैं। ये आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 है। आपका कोई भी चैप्टर छूटा हुआ है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से अगर जो चैप्टर आपका छूटा हुआ है उसको देख सकते हैं। तो आज हम 10वां चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम एक एक प्रश्न से देखना स्टार्ट करते हैं और आपको लास्ट तक बने रहना है, आपको लास्ट तक रुके रहना है। आप लगभग इसमें से 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा इस चैप्टर से। इस लास्ट तक बने रहिएगा तो आपका एक भी प्रश्न इस चैप्टर से नहीं छूटने वाला है। तो चलिए हम सबसे पहला नंबर क्वेश्चन से देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक ऐसी परिघटना जो यह प्रदर्शित करती है कि कोई तरंग अनुप्रस्थ है, वह है ए में प्रकीर्णन, बी में विवर्तन, सी में व्यतिकरण, डी में ध्रुवण। एक ऐसी परिघटना जो यह प्रदर्शित करती है कि कोई तरंग अनुप्रस्थ है तो वह क्या हो जाएगा, तो वह आपका हो जाएगा ये ध्रुवण। ध्रुवण आपका हो जाएगा यानी पोलराइजेशन। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अब अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 2 नंबर में। 2वां नंबर प्रश्न है कि तरंगधर्ज क्या है। तरंगधर्ज की दो एकवर्णी प्रकाश तरंगों के मध्य समपोषी व्यतिकरण हेतु पथांतर होना चाहिए कितना। ए में कि n लैंडा, बी में कि 2n-1 लैंडा बटा 2, सी में कि n माइनस लैंडा और डी में कि 2n+1 और लैंडा बटा 2। तो इसका राइट आंसर बता दीजिए कमेंट में। सभी स्टूडेंट को कमेंट करते चलना है, कमेंट में इसका आंसर बताते हुए चलना है कि क्या हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी n लैंडा आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर में। 3 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है इसको चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रकाश किस प्रकार के कंपनों से बनता है। प्रकाश जो होता है वह किस प्रकार के कंपनों से बनता है। ए में है ईथर कण, बी में है वायु कण, सी में है विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र और डी में है कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश किस प्रकार के कंपनों से बनता है, तो प्रकाश जो आपका होता है वह किससे बनता है, वो आपका बनता है विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आंसर लगाते हुए चलिएगा कमेंट में। और चलिए अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि व्यतिकरण करते हुए दो तरंगों के आयाम का अनुपात 4:3 हो तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। ए में दिया हुआ है कि 16:3 9 और बी में 9:16, सी में 49:1 और डी में 1:49। और वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो इसका आंसर लगाइए 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका होगा क्या। तो चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, ये 5 नंबर प्रश्न है कि 5वां नंबर प्रश्न है, उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइएगा। ये 5 नंबर प्रश्न है कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग क्या होता है। न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग बता दीजिए। ए में वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है, बी में वायु की अपेक्षा जल में कम होता है, सी में वायु तथा जल दोनों में समान होता है कि डी में जल की अपेक्षा निर्वात में अधिक होता है। न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग कितना होता है। प्रकाश का वेग आपका होता है वायु की अपेक्षा जल में ये अधिक होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर। सभी प्रश्नों को आपको याद करते हुए चलना है। अगला प्रश्न 6 नंबर में है कि प्रकाश फोटोन की ऊर्जा होती है। प्रकाश फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है। ए में है HV, बी में HB/C, सी में है कि H/V और डी में कि V/H। प्रकाश फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, तो इसकी ऊर्जा आपका बात करें तो इसका ऊर्जा आपका HV होती है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न इस प्रकार से आपका 7 नंबर प्रश्न है कि देखिए ये प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। इसमें कथन सत्य करना का बोला जा रहा है कि कौन कथन है जो सत्य है और कौन सा असत्य है। सबसे पहला में है कि ए नंबर की वेव फ्रंट तरंगांग समान कला में कंपित होने वाले बिंदुओं का फोकस है कि बी में के तरंगधर्ज समान कला में कंपित हो रहे दो लगातार कणों के बीच की दूरी है। इसी में के दो स्रोतों को कोहेरेंट होने के लिए उनकी आवृत्तियाँ समान होनी चाहिए कि डी में कि ऊपर के सारे कथन सही, यानी जो आपका ये ऊपर का कथन दिख रहा है पूरा सही है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जितना ऊपर का कथन है सभी ही सत्य है।
तो चलिए अगला प्रश्न आपका 8 नंबर में है। 8 नंबर प्रश्न है कि द्वितीयक तरंगिकाओं का अवधारणा दी थी। द्वितीयक तरंगिकाओं का अवधारणा किसने दी थी? ए में है फ्रेनल ने, बी में है न्यूटन ने, सी में है हाइगेंस ने, डी में है कि मैक्सवेल ने। किसने दी थी द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा? ये दी थी आपका हाइगेंस ने। कितने? हाइगेंस ने ये दी थी। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए उसको भी हम देखते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर में है। 11 नंबर प्रश्न है कि सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या होता है? ए में है विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है, बी में कि विचलन घटता है और अपवर्तनांक बढ़ता है, सी में विचलन बढ़ता है और अपवर्तनांक भी बढ़ता है, और डी में विचलन बढ़ता है और अपवर्तनांक कम हो जाता है। तो सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या होता है? यह विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है। ए नंबर इसका हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर, तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं और लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट रुकिएगा, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये आपका 12 नंबर प्रश्न है कि यंग के द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों के चौड़ाई तथा पर्दे से छिद्रों की दूरी दोनों दुगुनी कर दी जाती है, तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? ए में है कि बढ़ जाएगी, बी में घट जाएगी, सी में अपवर्तित रहेगी, डी में कि इनमें से कोई नहीं। तो यंग के द्विछिद्र प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे से छिद्रों की दोनों दुगुनी कर देने पर फ्रिंज की जो चौड़ाई होगी वो अपवर्तित रहेगी, यानी वो ना बढ़ेगी ना घटेगी, वो अपवर्तित रहेगी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर, ये अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर में। 13 नंबर प्रश्न है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? किरचॉफ का द्वितीय नियम, ए में है कि आवेश संरक्षण नियम से, बी में कि ऊर्जा संरक्षण नियम से, सी में संवेग संरक्षण नियम से, डी में कोणीय संवेग संरक्षण नियम से। तो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वह किससे संबंधित है? द्वितीय नियम ये ऊर्जा संरक्षण नियम से ये संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर, अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न है कि निर्वात से 6000 तरंगदैर्घ्य का एक वर्षीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है। इस माध्यम में इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा? ए में कि कितना? ए में 4000 एंगस्ट्रॉन, बी में कि 4500 एंगस्ट्रॉन, सी में कि 6000 एंगस्ट्रॉन और डी में कि 9000 एंगस्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा? 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 4500 एंगस्ट्रॉन इसका हो जाएगा राइट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर बी। और चलिए अब अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न में क्या कर रहा है, चलिए इसको देखते हैं। अगला प्रश्न का 15 नंबर में है कि मृग मरीचिका का कारण है। मृग मरीचिका का कारण है, ए में है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी में है विवर्तन, सी में है कि प्रकीर्णन और डी में है कि व्यतिकरण। तो इसका कारण आपका अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका हो जाएगा राइट आंसर, मृग मरीचिका का कारण। और चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर में है। 16 नंबर में प्रश्न है कि तरंग का कालांतर थीटा का पथांतर इस प्रकार से है, इस संबंध में क्या होगा? तो संबंध आपको दिया हुआ है, इसका सवाल आपको कमेंट करना है इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न ये आपका 17 नंबर प्रश्न में क्या कहा है, चलिए इसको देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश के तरंगदैर्घ्य दुगुनी कर दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? ए में है वही रहेगी, यानी जैसा है वैसा ही रहेगा, बी में है दुगुनी हो जाएगी, सी में कि 4 गुनी हो जाएगी और डी में कि आधी रह जाएगी। तो यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दुगुनी कर दी जाए तो फ्रिंज की जो चौड़ाई होगी, चौड़ाई वह आपका दुगुनी हो जाएगी, दुगुनी इसकी चौड़ाई हो जाएगी, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका 18 नंबर प्रश्न है कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कितना होता है? ए में गोलाकार, बी में बेलनाकार, सी में समतल, डी में कि वृत्ताकार। तो कैसा होता है ये आपका बात करें तो ये आपका होता है कैसा? ये आपका होता है ये गोलाकार, गोलाकार इसका हो जाएगा राइट आंसर, गोलाकार। और चलिए अब अगला प्रश्न पर चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या है? अगला प्रश्न है आपका ये कितना नंबर? 19 नंबर प्रश्न है कि व्यक्तिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है। व्यक्तिकरण फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होती है? ए में कि बीटा बराबर डी लैंडा बटा डी, और बी में बीटा इक्वल टू डी बटा डी लैंडा, और सी में कि बी इक्वल टू डी लैंडा बटा डी, और डी में कि बी इक्वल टू डी पॉइंट डी लैंडा। तो क्या हो जाएगा? 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी आपका बीटा इक्वल टू डी आपका हो जाएगा लैंडा और बटा डी, इसका हो जाएगा राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर कितना? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका 20 नंबर में है कि 20वां नंबर प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं।
20 नंबर प्रश्न में यह बोला जा रहा है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में अधिक तरंगदैर्घ्य होता है किसका? ए में है लाल, बी में है पीला, इसमें आसमानी, डी में है कि बैगनी। तो किस रंग का होता है? तो ये आपका होता है लाल का। दृश्य स्पेक्ट्रम में रंगों में सबसे अधिक अगर तरंगदैर्घ्य होगा तो वो आपका रेड यानी लाल का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड यानी लाल। और चलिए अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर प्रश्न है कि देखिए स्वस्थ आँख की विभेदन सीमा होती है। जब आपका स्वस्थ आँख है यानी पूरा स्वस्थ है, उसका विभेदन सीमा कितनी होगी? ए में कि 1 और डी में कि सभी में 1 ही दिया हुआ है, इसमें 1 डिग्री है और डी में 0.5 डिग्री। तो इसका राइट आंसर 21 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी इसका हो जाएगा 1। और चलिए अगला प्रश्न का ये 22 नंबर प्रश्न में है कि तरंगों के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं। कैसे कहे जाते हैं? यदि दोनों से उत्पन्न तरंगाग्र समान आवृत्ति को हो, बी में दोनों समान तरंगदैर्घ्य की तरंगें उत्पन्न करते हो, सी में दोनों समान वेग की तरंगें उत्पन्न करते हो, और डी में है कि दोनों समान तरंगदैर्घ्य की तरंगें जिनमें नियत कलांतर रहता है वह उत्पन्न करते हो। तो 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी दो समान तरंगदैर्घ्य के तरंगें जिनमें नियत कलांतर रहता है वही उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न पर क्या है? अगला प्रश्न का 23 नंबर प्रश्न है कि तीक्ष्ण सीधी कोण से क्या है? प्रश्न पढ़िए ध्यान से। तीक्ष्ण सीधी कोण से प्राप्त विवर्तन फ्रिंजें क्या करती है? ए में समान चौड़ाई की होती है, बी में समान चौड़ाई की नहीं होती है, सी में ज्यामितीय छाया में बनती है, डी में है इनमें कोई भी कथन सत्य नहीं है, यानी तीनों कथन में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समान चौड़ाई की वह नहीं होती है, वह समान चौड़ाई की हो ही नहीं सकती है। आपका ये 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न को देखिए अच्छे से। 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब कथन सही करने के लिए बोला जा रहा है, कौन सा कथन सही है? ए में कि लोएड मिरर एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल ब्राइंड फ्रिंज गायब होता है, बी में कि इनकॉर्गेंट स्रोतों से भी सर्टेन इंटरफेरेंस व्यक्तिकरण प्राप्त किया जा सकता है, बी में कि कंस्ट्रक्टिव इन्फ्लुएंस के लिए पर्दे में उस बिंदु पर दोनों वेक्स के बीच का पथांतर λ/2 का विषम गुणन होना चाहिए, और डी में है कि ऊपर के सभी कथन क्या है? सत्य है। तो इसका राइट आंसर बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आइए अगला प्रश्न आपका ये कितना नंबर में है? आपको 25 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे को ध्रुवित किया जा सकता है। कैसे विद्युत चुम्बकीय तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है? ए में लेंस द्वारा, बी में दर्पण द्वारा, सी में पोलराइड द्वारा, डी में प्रिज्म द्वारा। देखिए पोलराइड को ही हम ध्रुवन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर विद्युत चुम्बकीय तरंग को किसके द्वारा ध्रुवित किया जा सकता है? आपका पोलराइड यानी ध्रुवन द्वारा है। आपका इंग्लिश बदल दिया ताकि आपको पहचान न पाए। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आइए अगला प्रश्न का ये 26 नंबर प्रश्न है कि 26 नंबर प्रश्न में दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई क्या करती है? देखिए अब यहाँ तक आ गए हैं तो लास्ट तक भी बने रहिएगा, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर से। तो दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई ए में तरंगदैर्घ्य के अक्रमानुपाती होती है, बी में तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, सी में तरंगदैर्घ्य के वर्ग के अक्रमानुपाती होती है, और डी में तरंगदैर्घ्य के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य के वे अनुक्रमानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये 27 नंबर में है कि यंग के दृलिस्ट प्रयोग में संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों के बीच पथांतर का मान नहीं होता है। कितना ही होता है? ए में कि n लैम्डा, बी में कि n+1 लैम्डा, बी में कि 2n+1 लैम्डा, डी में कि 2n+1 और λ/2। तो 27 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 2n+1 λ/2। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न 28 नंबर में है कि शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जा सकता है। शुद्ध स्पेक्ट्रम किससे प्राप्त किया जा सकता है? सूक्ष्मदर्शी से, स्पेक्ट्रोमीटर से, स्पेक्ट्रोमीटर से या प्रिज्म से? तो यह स्पेक्ट्रोमीटर से प्राप्त किया जा सकता है शुद्ध स्पेक्ट्रम। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए
अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपका 29 नंबर प्रश्न है कि विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या है प्रश्न है, इसको पढ़िए। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए। अगर विनाशी व्यतिकरण चाहिए तो कैसा पथांतर होना चाहिए? ए में कि n लैंडा में 2n+1 λ/2 और सी में 0 और डी में अनंत। तो 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 2n+1 और आपका ये कितना हो जाएगा λ/2। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और चलिए अब अगला प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है इसको भी हम देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न में है कि प्रकाशिक पथ बराबर होता है। प्रकाशिक पथ बराबर होता है कैसे? ए में अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई, बी में अपवर्तनांक प्रति पथ लंबाई और सी में पथ लंबाई बटे अपवर्तनांक और डी में अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई। तो 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई। ये नंबर इसका हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न है कि सौर प्रकाश में क्या है प्रश्न में, सौर प्रकाश में उपस्थित काली रेखाओं को क्या कहा जाता है? जो सौर प्रकाश होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है, उसमें जो काली रेखाएं होती है उसको क्या कहते हैं? इनमें फ्रोनहोफर रेखाएं, टेल्यूरिक रेखाएं, यानी जो फ्रोनहोफर रेखाएं टेल्यूरिक रेखाएं दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं फ्रोनहोफर रेखाएं। सौर प्रकाश में काली रेखाओं को फ्रोनहोफर रेखाएं कहते हैं। ये सब क्वेश्चन आपका पूछने वाला है, इस सबको आपको याद करके रखिएगा। और अगला प्रश्न 32 नंबर में है कि 32 नंबर प्रश्न साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है और इसका कारण क्या है? ए में है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, बी में है कि प्रकाश का प्रकीर्णन, सी में प्रकाश का व्यतिकरण, डी में प्रकाश का ध्रुवण। साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, तो इसका कारण आपका एक ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका कारण होता है प्रकाश का व्यतिकरण, यानी प्रकाश का व्यतिकरण इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है आपका इस प्रकार से है। कितना नंबर प्रश्न है? ये प्रश्न आपका 33 नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरण एक अवरोधक के किनारे से मुड़ती है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? जब प्रकाश की किरण है, समझ लीजिए कि प्रकाश सीधा जा रहा है और यहाँ से थोड़ी मुड़ जाती है, तो ये मुड़ने की क्रिया क्या कहते हैं? तो इसी मुड़ने की क्रिया ए में है अपवर्तन, बी में है विवर्तन, सी में है व्यतिकरण, डी में है कि ध्रुवण। तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विवर्तन इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले, लास्ट तक रुके रहिएगा। और देखिए आपका 34 नंबर प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रिज्म से प्राप्त करने में न्यूनतम विचलन कितना होता है? ए में पीला, बी में लाल, सी में नीला और डी में बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए। तो श्वेत प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है प्रिज्म से प्राप्त करने में न्यूनतम विचलन कितना होता है? तो आपका होता है ऑप्शन नंबर बी, लाल का न्यूनतम विचलन होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न में क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न है कि कांच की एक पट्टिका पर प्रकाश किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। यदि परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? ए में कि √3/2 और बी में √3, सी में 1/√3 और डी में 1/2। तो इसका राइट आंसर बता दीजिए कमेंट में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी √3 हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि यंग के दृढ़लिस्ट प्रयोग में अधिकतम तीव्रता इतना है, तो यदि एक स्लिट को बंद कर दिया जाए तब तीव्रता क्या होगी? ए में कि 0/4, सी में कि 0/3 और डी में 0/2। तो इसका राइट आंसर यानी 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अब अगला प्रश्न पर। ये अगला प्रश्न में क्या कह रहा है? अगला प्रश्न का 37 नंबर प्रश्न है कि समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन होते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन कैसे होते हैं? इनमें सभी दिशाओं में समान होते हैं कि बी में केवल एक दिशा में होते हैं, कि परस्पर लंबवत दिशा में होते हैं, कि डी में इनमें से कोई नहीं। समतल ध्रुवित प्रकाश में जो कंपन होते हैं कैसे होते हैं? तो वे आपका केवल एक दिशा में कंपन होते हैं। किस दिशा में? केवल एक दिशा में कंपन होते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। और चलिए अगला प्रश्न पर 38 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का ध्रुवण किया जा सकता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग का ध्रुवण किया जा सकता है कैसे? ए में लेंस द्वारा, दर्पण द्वारा, पोलराइड द्वारा और डी में प्रिज्म द्वारा। कैसे किया जा सकता है ध्रुवण? तो यह किया जा सकता है पोलराइड द्वारा, यानी ध्रुवण द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अब अगला प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न है
39 नंबर प्रश्न है कि ब्रूस्टर का नियम। देखिए ब्रूस्टर का नियम पूछेगा, इतना आपको गारंटी है। आपका VBI प्रश्न है, ब्रूस्टर का नियम पूछ देगा। आपका सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो ब्रूस्टर का नियम ए में कि U = sin IP, B में कि U = cos IP, C में कि U = tan IP और D में U = tan स्क्वायर IP। तो ब्रूस्टर का जो नियम होता है, ब्रूस्टर का नियम वो आपका होता है U = tan IP। इसका हो जाएगा राइट आंसर, C नंबर इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 40 नंबर में है, जो इस प्रकार से है कि इनमें कौन चयनात्मक अवशोषण द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश देता है। ए में क्वार्ट्ज क्रिस्टल, बी में पॉलराइड, सी में A और B दोनों और डी में कोई नहीं। तो इनमें से कौन चयनात्मक अवशोषण द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश देता है तो कौन? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी A और B दोनों, आपका क्वार्ट्ज क्रिस्टल और पॉलराइड दोनों देता है। और चलिए अब अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न है कि यंग के द्विच्छिद्र प्रयोग में रचनात्मक व्यतिकरण उत्पन्न करने वाले दो तरंगों के बीच पथांतर का मान नहीं होता है। कितना होगा? ए में कि n लैम्डा, बी में n+1/2 लैम्डा और सी में कि 2n+1 लैम्डा, डी में कि 2n+1 लैम्डा/2। तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा n लैम्डा इसका राइट आंसर होगा। और अब चलिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 42 नंबर में है। 42 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण निर्णायक कितने होते हैं? ए में आयाम, तरंग की चाल, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य। तो प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक कौन होता है? तो वर्ण का निर्णायक आपका ये कौन होता है? आवृत्ति होता है। आपका आवृत्ति इसका हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है? इनमें प्रकीर्णन, कि व्यतिकरण, कि वर्ण विक्षेपण, कि विवर्तन। एक पतले फिल्म के रंग का कारण आपका होता है ये कौन? ये आपका व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण इसका फिल्म के रंग का कारण होता है। और अब आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश किरणों के तीखे कोट पर मुड़ने की घटना को कहते हैं। मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? ए में अपवर्तन, बी में विवर्तन, सी में व्यतिकरण, डी में ध्रुवण। प्रकाश किरणों के तीखे कोट पर मुड़ने की घटना को हम कहते हैं क्या? तो इसको हम विवर्तन कहते हैं, विवर्तन। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न में क्या है, चलिए इसको भी देखते हैं। अगला प्रश्न 45 नंबर में है कि प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ए में है कि हाइगेंस, न्यूटन, फ्रेनल और मैक्सवेल। कौन थे प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक? अगर आपसे पूछा जा रहा है तो यह हो गया आपका न्यूटन जी इसका राइट आंसर हो गया। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अब चलेंगे हम अगला प्रश्न पर, जो आपका 46 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता है? इनमें परावर्तन, बी में अपवर्तन, सी में विवर्तन, डी में प्रकाश विद्युत प्रभाव। किससे नहीं समझा जा सकता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव से नहीं समझा जा सकता है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न पर। ये अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कितना नंबर में? 47 नंबर प्रश्न है। 47 नंबर प्रश्न यह कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? ए में आवृत्ति, बी में तीव्रता, सी में तरंगदैर्घ्य, डी में चाल। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? किसका होता है? ये आपका तीव्रता का होता है। तीव्रता का होता है इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका 48 नंबर प्रश्न है कि 48 नंबर प्रश्न में यह बोला जा रहा है कि दो कला संबंध एक वर्णीय प्रकाश पुंज जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 4:1 है, एक दूसरे पर अध्यारोपित है। महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? ए में 5:1, कि 5:3, कि 3:1, कि डी में 9:11। तो क्या हो जाएगा? ये 48 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 9:11 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न है कि माध्यम का अपवर्तनांक तरंगदैर्घ्य से संबंधित है तो कितना? ये आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा इसका। और चलिए अगला प्रश्न को 50 नंबर में है कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम है संतत, सर्किल स्पेक्ट्रम, काली रेखा का स्पेक्ट्रम, कि काली पट्टी का स्पेक्ट्रम। तो ये संतत हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम संतत होता है।
और चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कितना नंबर में है चलिए उसको भी हम देखते हैं। अगला प्रश्न है 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न है कि यंग के दृक रेखा छिद्र प्रयोग में सीटों के बीच अंतराल आधा एवं सीट व पर्दे के बीच की दूरी दुगनी कर देने पर फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होगी। ए में वही रहेगी, यानी जैसा है वैसा रहेगा। बी में आधी हो जाएगी, सी में दुगनी हो जाएगी और डी में है कि 4 गुनी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बता दीजिए। कितना नंबर प्रश्न का 51 नंबर प्रश्न का। तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 4 गुनी हो जाएगी। कितने गुनी 4 गुनी हो जाएगी। और आपका ये 52 नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है, जब प्रकाश का एक किरण होगा जो ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा। ए में घटता है, बी में बढ़ता है, सी में अपवर्तित रहता है, डी में आंकड़े पूर्ण नहीं है। तो 52 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आपका आंकड़े पूर्ण नहीं है, इसका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न में। 53 नंबर प्रश्न है कि 53 नंबर प्रश्न में यह बोला जा रहा है कि जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह है व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण और अपवर्तन। जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह क्या है। तो वह आपका है ध्रुवण हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका 54 नंबर प्रश्न में है कि n अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई t समतुल्यांक निर्वात में पथ की लंबाई है। ए में है कि n-1t, बी में nt, सी में n/t-1 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 54 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी nt इसका हो जाएगा राइट आंसर। ये सब क्वेश्चन आपको याद कर लेनी है। और चलिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 55 नंबर में है। 55 नंबर प्रश्न में यह बोला जा रहा है कि जीवाश्म की आयु का पता किससे लगाया जा सकता है। जीवाश्म की आयु का पता की जाती है में कार्बन डेटिंग से, एक्सरे से, गामा किरणों से, कि लेजर से। किसे जीवाश्म की आयु का पता हम लगाते हैं, किससे, कार्बन डेटिंग से। कार्बन डेटिंग से हम सिर्फ हम पता लगा सकते हैं। और चलिए अगला प्रश्न 56 नंबर में है कि आसमान का रंग, जो आपका आकाश का रंग होता है आसमान का रंग नीला दिखाई देने का क्या कारण है। तो प्रकीर्णन, व्यतिकरण, ध्रुवण की विवर्तन। तो आपका प्रकीर्णन के कारण क्या करता है आकाश नीला दिखाई देता है। और आइए अगला प्रश्न है, अब क्वेश्चन समाप्त होने वाला है। अगला प्रश्न है 2 तरंगे जिनकी तीव्रताओं का अनुपात, 2 तरंगे हैं जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है, व्यतिकरण उत्पन्न करती है। अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। एम 10:8 की 9:1 की 4:1 की 2:1। 2 तरंगे जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है, व्यतिकरण उत्पन्न करती है। अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो इसका अनुपात ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4:1 इसका हो जाएगा राइट आंसर। और अब लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम नंबर प्रश्न देखिए, ये आपका 58वां क्वेश्चन ही है। इंद्रधनुष प्राकृतिक उदाहरण है किसका, अपवर्तन का, परावर्तन का, अपवर्तन परावर्तन वर्ण विक्षेपण सभी का, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो किसका उदाहरण है, देखो अपवर्तन परावर्तन और वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी। आपसे कितना सही हुआ एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपका कितना सही कर पाए। 58 में से 58 बता कितना है, 58 में से आप कितना सही कर पाए, जितना सर पाए उतना लिख दीजिएगा यहाँ पर। कितना को 50 सही कर पाए, 40 सही कर पाए, जितना भी सही कर पाए होंगे कमेंट में आप सभी लोग को बतानी है। और वीडियो को एक बार लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।